क्वेश्चन 111 जो कि आपसे ये पूछ रहा है कि अ नॉन जेन्युइन सिग्नेचर कैन बी डिटेक्टेड ड्यू टू। तो कोई ऐसा सिग्नेचर है जो कि जेन्युइन नहीं है, कोई ऐसा सिग्नेचर है जो कि जेन्युइन नहीं है, जो कि जेन्युइन नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे कि वो सिग्नेचर जेन्युइन नहीं है? तो पहले आप देखोगे साइज और स्पेसिंग सिर्फ देखोगे, या फिर इनहेरेंट डिफेक्ट्स लाइन क्वालिटी में है वो देखोगे, या फिर राइटिंग स्लैंट देखोगे, या फिर डिफेक्ट देखोगे इसके फॉर्म और फॉर्मेशन पे। ठीक है, इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सही है, जो कि आपको ये बताएंगे कि वो जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन नहीं है, वो जो सिग्नेचर है वो फ्रॉड सिग्नेचर है, वो गलत सिग्नेचर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि कोई इनहेरेंट डिफेक्ट तो नहीं है लाइन क्वालिटी में। आप नॉन जेन्युइन सिग्नेचर की लाइन क्वालिटी देखोगे। ठीक है, साइज और स्पेसिंग तो वो ऑलरेडी वो पर्सन जो कि इमिटेट कर रहा है, जो कि फॉर्जरी कर रहा है सिग्नेचर में, वो साइज और स्पेसिंग का ख्याल रखेगा ही रखेगा। आपको क्या चेक करना है? कोई इनहेरेंट डिफेक्ट जो उससे छूट के डिफेक्ट आ गया हो, आपको वो चेक करना है। इसके अलावा आपको देखना है डिफेक्ट्स इन फॉर्म एंड फॉर्मेशन, वो वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, फॉर्म कैसे है उस वर्ड्स का, जो कि उनमें कोई डिफेक्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन है। क्योंकि स्लैंट तो वो कॉपी कर लेगा, साइज और स्पेसिंग को भी कॉपी करने की एक हद तक पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसने फॉर्जरी करने की प्रैक्टिस करी हुई है इतनी। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद ही कुछ डिफेक्ट्स है फॉर्म और फॉर्मेशन में, वो आपको दिख जाएंगे। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं लाइन क्वालिटी में जो आपको दिख जाएंगे, जिनके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि ये जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन नहीं है, ये जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज्ड सिग्नेचर है। तो ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 112। Which of the following information about the analyte could be obtained upon analysis by LCMS? ठीक है, LCMS क्या है? LCMS आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें आपको ये बताना है which of the following information about the analyte could be obtained। तो जिस भी सब्सटेंस को आप एनालाइज कर रहे हो LCMS यूज करके, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके ये जानना चाह रहे हो उस सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको LCMS की वजह से मिलेगी? तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा, आपको क्रिस्टलिनिटी पता चलेगी, आपको ल्यूमिनेसेंस पता चलेगा, या आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा। ठीक है, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसके साथ कपल हो रखी है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कपल हुई है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कपल हुई है तो मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के साथ आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है आपकी, और इससे आप कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हो, क्योंकि ल्यूमिनेसेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से पता नहीं चलती है, ना ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप मॉलिक्यूलर मास और आप आयनिक मास जान सकते हो। ठीक है, क्रिस्टलिनिटी भी आपको नहीं पता चलेगी, आपको ल्यूमिनेसेंस भी नहीं पता चलेगा, आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता चलेगा और आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलेगा अगर आप LCMS यूज कर रहे हो तो, अगर आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर रहे हो तो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और कॉन्सेंट्रेशन की जानकारी आपको मिलेगी अगर आप LCMS यूज करके किसी सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो तो। ठीक है, वो आपका एनालाइट है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। तो ऑप्शन ए एंड डी, yes, D and A, option number 4, D and A is the correct option for this question. Next question पे move करेंगे, question number 113। question number 113 आपसे क्या पूछ रहा है? when a person tries to defend himself, अगर वो पर्सन अपने आप को बचाना चाह रहा है, if he is trying to defend himself against an attack with sharp weapons, शार्प वेपन से अगर वो खुद को बचा रहा है, डिफेंस वुंड अपीयर इन विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी, तो अगर वो किसी शार्प वेपन से खुद को बचा रहा है तो डिफेंस वुंड कहाँ पे आपको मिलेंगे उसके बॉडी पे? तो आपके रेडियल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म में मिलेंगे, क्योंकि आप अपने हाथों से ही खुद को बचाओगे। ठीक है, तो अपने हाथों से खुद को बचाने के लिए आपके हाथों में किस एरिया पे आपको डिफेंस वुंड मिलेगा? रेडियल एस्पेक्ट मींस रेडियस
बोन की साइड पे, या फिर फ्लेक्सोर सरफेस ऑफ फोर आर्म, या फिर अल्नार सरफेस ऑफ फोर आर्म्स, या फिर पाम्स। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा सरफेस है जिस पे आपको डिफेंस वुंड मिलेंगे। तो आप अपना जब डिफेंस करोगे तो या तो आपके पाम्स में डिफेंस वुंड मिलेंगे, क्योंकि आपके हाथों से आप डिफेंस करोगे, अगले को धक्का दोगे या खुद को बचाने की कोशिश करोगे, तो आपके पाम्स में डिफेंस वुंड होंगे, आपके रेडियल सरफेस पे, सॉरी आपके अल्नार सरफेस पे, क्योंकि रेडियल सरफेस तो आपकी साइड पे हो जाता है, अगले के साइड पे, सामने वाले के साइड पे आपका अल्नार सरफेस आता है, जिधर अल्नार बोन होती है। ठीक है, अल्नार बोन वाले साइड पे आपको डिफेंस वुंड मिलेंगे। तो अल्नार एरिया जो है आपके फोरआर्म का, वहां पे आपको डिफेंस वुंड मिलेंगे। जो आपकी हथेलियां हैं वहां पे आपको डिफेंस वुंड मिलेंगे। तो डिफेंस वुंड मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस अल्नार एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म पे होगा और पाम्स पे होगा। रेडियल सरफेस आपके खुद के साइड पे हो जाती है तो उधर पे नहीं होगा, और फ्लक्सा सरफेस पे भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपकी तरफ ही थोड़ी सी होती है। सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे पूछ रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द टू RT-PCR बेस्ड एनालिसिस कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवा। अभी RT-PCR आपने बहुत सुन लिया है कोविड की वजह से, RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट हम बहुत अलग अलग जगहों पे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट आप किसके सलाइवा की, जब सलाइवा आइडेंटिफिकेशन पे आप करते हो, जब आप सलाइवा सैंपल का RT-PCR टेस्ट कर रहे हो, तो RT-PCR टेस्ट कौन कौन से एलिमेंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके सलाइवा में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो आपके सलाइवा में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसे ही डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इन्हें ही डिटेक्ट करके आप पॉजिटिव या नेगेटिव बोलोगे कि वो सलाइवा सैंपल है या नहीं है, ह्यूमन सलाइवा है या नहीं है। तो ह्यूमन सलाइवा में RT-PCR आपके कैलिकैरिन 3 को डिटेक्ट करता है एंड आपके सैदरीन को डिटेक्ट करता है। ये दोनों ही आपके सलाइवा में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट है, और RT-PCR टेस्ट इन्हें ही डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो RT-PCR टेस्ट होते हैं, टेस्ट बेस्ड एनालिसिस होते हैं, जो रैपिड PCR टेस्ट होते हैं सलाइवा के लिए, वो कैलिकैरिन 3 और सैदरीन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछ रहा है द रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट एडमिटेड स्टैंडर्ड। अगर आपको हैंड राइटिंग एनालिसिस करनी है तो जो आप एडमिटेड स्टैंडर्ड चाहिए आपको, वो क्या क्या रिक्वायर करता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइटिंग रिक्वायरमेंट होती है, या राइटिंग रिटन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है, या कंटेम्प्रेरी राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर राइटिंग रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन है DND, CND, ANC एंड ANB। तो आपका जो एडमिटेड राइटिंग रहता है, राइट, एडमिटेड, जो आप एडमिट कर रहे हो, तो एडमिटेड राइटिंग कौन सी राइटिंग होती है, जो कि ऑलरेडी रिटन है, पहले के टाइम में ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो आप उन्हें कलेक्ट करोगे जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। तो आप क्या देखोगे कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइटिंग उनमें प्रेजेंट हो। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसको एडमिटेड राइटिंग की एडमिट करोगे ही नहीं ना। एक गुड अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइटिंग अगर पहले का लिखा हुआ है, तभी आप उसे एज अ एडमिटेड राइटिंग लोगे। एडमिटेड राइटिंग के अलावा आपकी कंटेम्प्रेरी राइटिंग उसमें होना चाहिए। ठीक है, कंटेम्प्रेरी राइटिंग भी होना चाहिए, ताकि डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशन पे आपका राइटिंग हैबिट्स आप देख सको। एडमिटेड राइटिंग पे जो पहले ऑलरेडी वो पर्सन ने लिखा है, ये नॉर्मल सिचुएशंस पे ये सोच के उसने वो राइटिंग नहीं बनाई है कि कल को मेरा ये डॉक्यूमेंट यूज हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए या फिर हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, हैंड राइटिंग रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, अलग अलग स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ राइटिंग होना चाहिए और कंटेम्प्रेरी राइटिंग आपके उस एडमिटेड राइटिंग में होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी का कॉम्बिनेशन किस में है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वन इज लेबल्ड एज अ रीजन। तो इनमें से आपको क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। असर्शन आपसे कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट
solution of chloral hydrate in alcohol called as knockout drops। ठीक है, अल्कोहल में अगर आप क्लोरल हाइड्रेट मिक्स करते हो तो आप उसे कहते हो नॉकआउट ड्रॉप्स, और वो रॉबरी में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? रॉबरी में यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है? नॉकआउट ड्रॉप्स रेंडर्स अ पर्सन हेल्पलेस इमीडिएटली। तो ये जो नॉकआउट ड्रॉप्स है, जो अल्कोहल के साथ क्लोरल हाइड्रेट का मिक्सचर है, वो हम क्यों यूज करता है वो पर्सन? क्योंकि वो अगले पर्सन को हेल्पलेस कर देता है, उस पर्सन को इमीडिएटली हेल्पलेस कर देता है, और इसलिए रॉबरी इजी हो जाती है। तो जो असर्शन बताया गया है कि अल्कोहल के साथ क्लोरल हाइड्रेट मिक्स करो तो नॉकआउट ड्रॉप्स बनता है, और रॉबरी के लिए यूज करते हैं। क्यों रॉबरी के लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये जो नॉकआउट ड्रॉप्स है वो पर्सन को इमीडिएटली क्या कर देता है? हेल्पलेस कर देता है। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है, बोथ option assertion and reason are true and reason is correct explanation for assertion। ठीक है, यहाँ पे assertion reason दोनों true है, लेकिन जो reason है वो explain नहीं करता है A को। ठीक है, A ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, A फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो बिल्कुल असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्कोहल के साथ क्लोरल हाइड्रेट मिक्स करने पे नॉकआउट ड्रॉप्स बनती हैं, और वो यूज करी जाती है रॉबरी करने के लिए, किसी पर्सन को रॉब करने के लिए, और इमीडिएटली वो पर्सन हेल्पलेस हो जाता है, तभी आप उस पर्सन को रॉब कर सकते हो। इसलिए क्लोरल हाइड्रेट और अल्कोहल का सोल्यूशन यूज किया जाता है, नॉकआउट ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके असर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका असर्शन क्या है? इन ट्रिपल क्वाड्रपोल टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री collision include dissociation occurs in second quadrupole। तो क्वाड्रपोल क्या होता है? क्वाड्रा मीन्स 4, 4 पोल वाला, जो आपका ऐसे 4 पोल्स होते हैं, ऐसे ही 4 पोल्स होते हैं, और इनके बीच से होके हमारा जो भी एनालिसिस जिसके आप कर रहे हो वो होके जाते हैं। तो जो ट्रिपल क्वाड्रपोल टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है, उसका जो कोलिजन है वो इंड्यूस्ड होता है, डिसोसिएशन अकर होता है सेकेंड क्वाड्रपोल पे। तो एसोसिएशन, जो कोलिजन और डिसोसिएशन है, वो सेकेंड क्वाड्रपोल पे होता है। असर्शन ये कह रहा है ट्रिपल क्वाड्रपोल सिस्टम जो है, ट्रिपल क्वाड्रपोल टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सेकेंड क्वाड्रपोल है वहां पे डिसोसिएशन और कोलिजन की प्रोसेस होती है। असर्शन कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है? मास बाय चार्ज रेशियो सेपरेशन ऑफ एनालाइट ऑकर्स इन दी सेकेंड क्वाड्रपोल। और जो मास और चार्ज के बेसिस पे जो सेपरेशन होना है, ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का क्या है? आपका मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर पे ये क्वाड्रपोल आपका एनालाइजर या क्वाड्रपोल आप कह सकते हो डिटेक्टर यूज होता है। तो क्वाड्रपोल डिटेक्टर में मास बाय चार्ज रेशियो जो सेपरेशन है वो सेकेंड क्वाड्रपोल पे होता है। ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये सेकेंड क्वाड्रपोल पे आपके होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन 117 है, यस, क्वेश्चन नंबर 117 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 117 आपसे कह रहा है असर्शन और रीजन। आपने देख लिया कि असर्शन कह रहा है कि ट्रिपल क्वाड्रपोल में जो सेकेंड क्वाड्रपोल हो रहा है वहां पे ही कोलिजन और डिसोसिएशन हो रहा है आपके एनालाइट का। और रीजन क्या कह रहा है कि मास और चार्ज रेशियो का सेपरेशन सेकेंड क्वाड्रपोल पे हो रहा है। तो आपको यही 4 ऑप्शन है कि assertion reason are true but and reason is correct explanation for A। assertion and reason is true but R is not a correct explanation for assertion। and then assertion is true, reason is false, assertion is false and reason is true। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये वाली है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है आपके असर्शन को, क्योंकि मास और चार्ज रेशियो का सेपरेशन सेकेंड क्वाड्रपोल पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रपोल पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रपोल पे सेपरेशन नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक चीज ये हो सकती है सेकेंड क्वाड्रपोल पे, यहीं पे ही कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रपोल पे डिसोसिएशन और कोलिजन हो रहा है, और यहाँ पे ही ये कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रपोल पे ही मास और बाय चार्ज रेशियो का सेपरेशन हो रहा है। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो रीजन है वो फॉल्स है। रीजन सही नहीं है, ना ही असर्शन के साथ वो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। असर्शन कह रहा है ट्रिमर्स आर दी डेविएशंस
from uniform stroke due to the lack of skill and self consciousness or to the hesitation which is result from copying and imitating. ठीक है, कॉपिंग एंड इमिटेटिंग। तो जो ट्रेमर आते हैं, जो ट्रेमर आ रहे हैं वो डेविएट करते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रोक से, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। किसी पर्सन की स्किल बहुत कमज़ोर है या तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि वो कुछ फॉर्जरी कर रहा है, इस वजह से कॉन्शियस है, हेजिटेट हो रहा है, या फिर वो डर गया है कि वो ऑलरेडी कॉपी कर रहा है, किसी की सिग्नेचर इमिटेट कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, तो इस वजह से ट्रेमर में डेविएशंस आते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेमर ऑफ फ्रॉड आर inequality in movement at any place in any stroke with otherwise very strong and vigorous stroke, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेमर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रेमर का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि कोई भी पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो ट्रेमर क्या है? इनएडिक्वेट मूवमेंट है, इनक्वालिटी ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, एनी प्लेस ऑफ स्ट्रोक। ट्रेमर है, ट्रेमर क्या? आप लिखते लिखते ऐसे आप लिखते लिखते आपके हैंड राइटिंग में ट्रेमर आ गया, आपके सिग्नेचर में ट्रेमर आ गया। तो ट्रेमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किसी भी प्लेस पे वो आ सकता है, किसी भी सिचुएशन पे आ सकता है, कितना भी विगरस स्ट्रोक हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक हो, आपका ट्रेमर आ सकता है। तो ट्रेमर के बारे में ही है। ट्रेमर क्या है? ट्रेमर क्या है? डेविएशन है यूनिफॉर्म स्ट्रोक से। कब वो होता है? जब लैक ऑफ स्किल्स होती है, जब कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है वो पर्सन, जब वो किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है या इमिटेट कर रहा है, उसके हेजिटेशन से ट्रेमर आ जाते हैं। अब ट्रेमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो किसी भी प्लेस, स्ट्रोक जो हैंड राइटिंग का स्ट्रोक है, वो किसी भी प्लेस पे वो ट्रेमर आ सकता है। तो जो असर्शन है वो रीजन है, बिल्कुल सही है, बट ये रीजन जो है वो असर्शन के साथ जा नहीं रहा है, क्योंकि जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर 2 है कि बोथ आर करेक्ट। ट्रेमर के कैरेक्टरिस्टिक भी सही बताए हैं और ट्रेमर कब आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं, वो भी सही बताए हैं। लेकिन ट्रेमर कब आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं, जो रीजन दिया गया है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 आपसे क्या पूछ रहा है? टॉक्सिक रिस्पॉन्स इंक्रीजेस व्हेन बेंजोडाइज़ेपिन्स आर मिक्स्ड विद अल्कोहल, ठीक है। टॉक्सिक रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब बेंजोडाइज़ेपिन को आप अल्कोहल के साथ मिक्स करोगे। वेरी ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड बेंजोडाइज़ेपिन कॉज एन एडिटिव इंटरैक्शन ऑफ बोथ द ड्रग्स एंड देयर डिप्रेसेंट इफेक्ट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। असर्शन और रीजन करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। कोई भी अदर ड्रग आप अल्कोहल के साथ आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है। और जब बेंजोडाइज़ेपिन आप अल्कोहल के साथ यूज़ करते हो तो एडिटिव इंटरैक्शन दोनों के बीच हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा डिप्रेसेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल असर्शन के साथ जा रहा है। तो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्यों? रीज़न यही है कि दोनों को साथ में मिक्स कर दोगे तो एडिटिव इंटरैक्शन होगी और उसके डिप्रेसेंट इफेक्ट को और बढ़ा देगा। बेंजोडाइज़ेपिन एंड अल्कोहल एक दूसरे के डिप्रेसेंट इफेक्ट को बढ़ा देंगे और इसीलिए ही टॉक्सिक रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे क्या पूछ रहा है? रीअसर्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ हेटेरोप्लाज्मी। Existence of heteroplasmy is one of the biggest problems of working with mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA में heteroplasmy देखने को मिलती है most of the time. तो जो existence है heteroplasmy का is one of the biggest problem working with mitochondrial DNA. True. Heteroplasmy is the most likely result of the errors or mutation that happens during mtDNA. बिल्कुल ट्रू। जो हेटेरोप्लाज्मी है वो इजीली आपको देखने को मिल जाएगी एज अ एरर और एज अ म्यूटेशन दैट हैपन्स ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोसेसिंग। अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ प्रोसेस कर रहे हो तो एरर के तौर पे और म्यूटेशन के तौर पे आप हेटेरोप्लाज्मी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ हेटेरोप्लाज्मी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, ठीक है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एज अ एरर, क्योंकि ये एक एरर है और एक ये म्यूटेशन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की प्रोसेसिंग में। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल ट्रू है और रीजन सही से जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को।
ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 के लिए बिल्कुल सही रीजन है आपका, जो असर्शन के साथ रीजन जा रहा है हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से ये वाला लेक्चर यहीं पे ब्रेक करते हैं, ये लेक्चर ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 से डिस्कस करके 150 तक कर देंगे कंप्लीट 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हम कर लेंगे। तो अगर अभी तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कोई भी डाउट हो, हम वो डिस्कस कर लेंगे, जो भी डाउट है वो डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उससे हम 121 क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, हम वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।